Hello, welcome to our YouTube channel द केमिकल हैकर। हम लोग आज की इस वीडियो में 2021 में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट है उसका आंसर करने वाला। ठीक है, मॉडल सेट का कब का 2021 में बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव आता है। 70 में से हम लोग को 35 बनाना होता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग 70 का 70 ऑब्जेक्टिव अभी आज करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा वीडियो बने, लेकिन आप लोग क्या करेंगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आराम से उसको पढ़ते चलिए, अपने से बनाइए। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत होगा कमेंट में बता दिया करिए। आप 2x स्पीड करके भी देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आएगा तो सिर्फ वहीं पे आकर के आप उसको रोक करके आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिर्फ पढ़िए। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस पढ़िए। जो कुछ जितना सीखना सीख सकते हैं उतना सीखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है ग्रेफाइट। ठीक है, तो जानते हैं कि ग्रेफाइट एक होता है और एक डायमंड होता है। एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। ठीक है, दोनों जो है कार्बन का एलोट्रॉप्स। ठीक है, कार्बन का ग्रुप है, दोनों कार्बन का बना होता है। और कार्बन, बहुत सारा कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तरीके से जुड़ा रहता है बहुत सारा कार्बन। तो पाइप में चारों बॉन्ड जुड़ा होता है, और सॉरी डायमंड में 4 बॉन्ड जुड़ा होता है कार्बन कार्बन, और ग्रेफाइट में 3 जुड़ा होता है, एक खाली रहता है। तो आप देखिएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये जो मेटल होता है, ये क्रिस्टल होता है, ये कोवैलेंट क्रिस्टल कहलाता है। कोवैलेंट मेटल कहिए, कोवैलेंट मेटल कहिए, या फिर कोवैलेंट क्रिस्टल कहिए। ठीक है, कोवैलेंट मेटल, मेटल नहीं सॉरी, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड कहिए, या फिर कोवैलेंट क्रिस्टल कहिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो या फिर डायमंड हो, दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, कोवैलेंट क्रिस्टल। वही क्या पहला का आंसर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट क्रिस्टल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कह The number of the number of atoms present in a body centered cubic unit cell। इसमें पूछा जा रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर मतलब BCC। BCC में कितना एटम प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ एटम बताना है BCC में। BCC में कहाँ कहाँ एटम होता है, BCC यानी बॉडी, ये कहाँ पे होगा, बॉडी पे होगा। ठीक है, और कहाँ पे होगा, टॉर्स ऑफ कॉर्नर पे होगा। जैसे क्यूब बनाते हैं हम लोग, क्यूब हो गया, एक क्रिस्टल होता है क्यूब के आकार का। ठीक है, इसमें एटम कहाँ कहाँ होता है, इसमें एटम होता है सेंटर पे, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। 8 हो गया कॉर्नर पे। और उसके बाद एक कहाँ पे होगा, एक बीचों बीच एकदम सेंटर पे होता है। ठीक है, तो जो बीच वाला है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, बीच वाला किसी के भी साथ भी शेयर नहीं होता है। जब नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकालने होते हैं जेड, तो बीच वाला एक हो गया, प्लस आसपास कॉर्नर पे कितना है, 8 गो। 8 गो में ये क्या करता है, ये आसपास सबसे शेयर करता है, यानी 8 गो से ही शेयर करता है। ये जो एटम है, ये एक एटम कितने यूनिट सेल से शेयर करता है, 8 गो से शेयर करता है। मतलब इसका एक जगह पे कितना भाग है, 8 में से इसको कितना भाग दिया जाएगा, इस एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/8। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, 1/8। ये वाला हो जाएगा 1/8, ये वाला भी क्या हो जाएगा 1/8, ये वाला भी क्या हो जाएगा 1/8, ये भी वाला भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो ऐसे ऐसा क्या है, 8 है। 8 से गुना करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा क्या था, 8 गो था, 8 को 8 से काटेंगे कितना हो गया, एक। जो बीच में सेंटर में था उसका एक, प्लस में सब कॉर्नर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक।
टोटल मिला के कितना एटम आता है? 2 एटम। ठीक है, टोटल मिला के 20 सीसी में बॉडी सेंटर मतलब कहाँ होगा? बॉडी जो होगा यानी एकदम बीचों बीच होगा। एकदम बीचों बीच होगा तो किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा लिखा गया एक। और जो यहाँ पे कॉर्नर पे होता है वो 8 को से शेयर करता है, 8 को से शेयर करेगा तो ए के पास कितना पार्ट आएगा? 1/8। ठीक है, ए के पास 1/8, ऐसा ऐसा क्या को है? 8 को है तो 8 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? एक। एक और एक दो। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बोलिए बोलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या? बोलिए। द properties of solution which depend upon number of solute particle is called colligative property। ठीक है, ऐसा ऐसा क्या है? 4 हुआ। पहला नंबर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा, बोलिए, डेल्टा टी डी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, इसमें से बताना है क्या डेंसिटी होता है? नहीं। क्या मास होता है? नहीं। क्या टेम्परेचर होता है? नहीं। तो पूछा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, याद रखना चारों को। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन समझिएगा, और ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन फिक्स ही है। ठीक है, इसके चैप्टर से, और एकदम आसान क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है और एकदम आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है वांट ऑफ फैक्टर पे। इस पे डिपेंड करता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, जिसका वांडर फैक्टर ज़्यादा होगा, उसका डिप्रेसिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका आरएलवीटी ज़्यादा होगा, उसका डिप्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको सीधा निकालना है वांडर फैक्टर। ठीक है, तो वांडर फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो वांडर फैक्टर सीधा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको जोड़ लेना है। जैसे तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? पोटेशियम पे प्लस, प्लस सल्फेट पे माइनस, SO4 पे 2 माइनस, कितना माइनस आ जाएगा? 2 माइनस। अगर बैलेंस करें, तो बैलेंस करिएगा तो यहाँ पे पोटेशियम क्या है? 2 गो। पीछे कैसे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इस पे जोड़ के बताइए, पोटेशियम कितना आ गया? 2 प्लस टोटल सल्फेट कितना आ गया? 1। 2 और 1 कितना आ गया? 3। ठीक है, तो इसका वांडर फैक्टर कितना आ गया? 3। वांडर फैक्टर होता है फाइनल नंबर ऑफ मोल अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल। इनिशियल कितना था? 1 मोल था, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। इसको तोड़िएगा, कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस, एगो सोडियम एगो सोडियम, एगो क्लोरीन एगो क्लोरीन। ठीक है, बराबर है। इधर कितना हो गया? एक, एक। और ये क्लोरीन भी क्या हो गया? एगो। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसमें 3 आया है, ध्यान रखना है। इसमें कितना आया है? 3 आया है, 3। इसमें कितना आया है? 2 आया है। यूरिया को जब पानी में मिलाइएगा तो ये प्लस माइनस में टूटेगा ही नहीं, प्लस माइनस में नहीं टूटेगा तो एक का एक ही रह जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को भी पानी में मिलाइएगा तो ये प्लस माइनस में नहीं टूटता है, तो ये कितना रह जाएगा? एक का एक। बताइए वाटर फैक्टर सबसे ज्यादा किसमें? वाटर फैक्टर सबसे ज्यादा किसके पास है? K2SO4 के साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, इसलिए मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन है द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। ये वर्ड याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन NaCl, ये भी अच्छे से पढ़ना है। NaCl नमक को, लेकिन नमक में भी कौन बोला? मोल्टेन। मोल्टेन मतलब इसको पिघलाया गया है। क्या किया गया है? पिघलाया गया है। नमक लिया गया, उसको गर्म किया गया, पिघला दिया गया। समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड खड़ा कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोड, एक और इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा, एक ही बर्तन में दोनों को रखना है, अलग अलग नहीं, क्योंकि अलग अलग रखेंगे, ठीक है, दोनों बर्तन अगर अलग अलग बनाएंगे, दोनों बर्तन अगर अलग अलग बनाएंगे
ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जिसपे माइनस होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड। और जिसपे प्लस होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है। लेकिन इसमें जब दोनों अलग अलग रहेगा और इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। लेकिन जब एक ही बर्तन में दोनों को रख दिया जाता है, ठीक है, जब एक ही बर्तन में दोनों को लेकर के रख दिया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें क्या किया जाता है? इससे करंट बनता था, इससे करंट हम लोग बाहर से देते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? बाहर से बैटरी के थ्रू इसमें करंट पास कराया जाएगा। सुनिए ध्यान से। और एक और चीज, उल्टा इसमें क्या हो जाता है कि एक पे जिसपे प्लस होगा और एक पे जिसपे माइनस होगा, ठीक है, प्लस वाले को यहाँ पे एनोड कहते हैं। यहाँ पे एनोड किसको कहते हैं? प्लस वाले को। और माइनस वाले को क्या कहते हैं? कैथोड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छा से याद करके रखना है ये बात को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मतलब दोनों अलग अलग बर्तन में है, तो माइनस वाले को क्या कहेंगे? एनोड। अगर एक ही वो बर्तन में है तो प्लस वाले को क्या कहेंगे? एनोड। अगर अलग अलग बर्तन में है तो प्लस वाले को क्या कहेंगे? कैथोड। अलग अलग बर्तन में तो कैथोड किसको कहेंगे? माइनस वाला को। बहुत अच्छा से समझिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है नहीं, हमको क्या करवाना था? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना था। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है किसका? मोल्टेन NaCl का। मोल्टेन NaCl का। तो समझिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? नमक डालेंगे। ठीक है, पानी नहीं मिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मोल्टन का मतलब इसको पिघला दिया गया। नमक को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? नमक को पिघलाया जाएगा, क्या बनेगा? बोलिए। नमक को पिघलाएंगे तो बनेगा Na+ और Cl माइनस टूट जाएगा। Na+ और Cl माइनस। जैसे ही करंट पास करवाइएगा ना, तो क्या होगा कि माइनस वाला कौन है? बोलिए तो माइनस वाला कौन है? कैथोड। माइनस वाला कौन है? कैथोड। तो माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? माइनस वाला कि प्लस वाला? आप खुद सोचिए। तो माइनस की तरफ कौन आना चाहेगा? माइनस की तरफ जन प्लस होगा। ठीक है। तो सोडियम गति पे चल जाता है माइनस पर, और माइनस वाला गति पे चल जाता है प्लस पर। ठीक है। तो सोडियम जाएगा गति पे? कैथोड पे। कैथोड पे क्या रिलीज होगा? सोडियम। एनोड पे क्या रिलीज होगा? क्लोरीन। ध्यान रखना है बस। एनोड होता है प्लस वाला, तो ये पे कौन आएगा? माइनस वाला। और कैथोड होता है माइनस वाला, तो ये पे कौन आएगा? प्लस वाला। तो बस यहाँ पे पूछा गया था कि द सब्सटेंस डिपॉजिटेड जमा होगा कथी पे? कैथोड पे। इस पे जमा होगा कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन होगा? कैथोड पे सोडियम। कैथोड पे सोडियम, क्योंकि इस कैथोड पे होता है माइनस, प्लस वाला चल जाएगा उसको। ध्यान रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये दोनों अलग अलग बर्तन में होता है, एक ही को बर्तन में होता है। यहाँ पे माइनस वाला एनोड कहलाता है, यहाँ पे माइनस वाला कैथोड कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। इफ If standard oxidation potential of an electrode, standard oxidation potential of electrode is plus 0.76 volt, then standard reduction potential क्या होगा? देखिए क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका मतलब SOP दिया हुआ है। पूछा क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या पूछा है? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि SOP बराबर होता है माइनस ऑफ SRP। ठीक है। मतलब जितना एसओपी होता है, एसआरपी क्या होगा? तो उसमें बस माइनस लगा देना है। कुछ नहीं करना है, उतना ये वैल्यू रहेगा, प्लस का माइनस में लगा देना। अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो कहाँ है एसओपी? कितना है एसओपी? एसओपी है प्लस 0.76 वोल्ट। हमसे एसआरपी बोला है ना, एसआरपी हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, -0.76। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना होगा, एसआरपी उसका नेगेटिव वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जानते हैं? केन शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 सुक्रोज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है,
तो हमको क्या-क्या मिलता है? ये क्या है आपका सुक्रोज़, ये क्या मिलता है? ग्लूकोज़ और इधर क्या होता है? फ्रक्टोज़, ठीक है? और इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाएँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो कह रहा है कि कौन ऑर्डर होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि यूनिमॉलिक्यूलर है कि स्यूडो फास्फोरस है कि वन नन ऑफ दीज़ है? सुनिए, जब भी पानी अगर एक्सेस अमाउंट में होगा, समझिए हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब है पानी एक्सेस अमाउंट में है। हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब क्या है? पानी एक्सेस अमाउंट में है। और पानी अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो कौन सा ऑर्डर होता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसके जगह पे NaOH रहता, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। NaOH रहता तो क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर, लेकिन वाटर है तो कौन होगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एकदम आसान क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर पढ़िए। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, और रेट बराबर है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे पावर 2 इंटू B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्या पूछा आपसे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहले डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? पावर को जोड़ दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन के पावर को क्या करिए? जोड़िए। ए पे कितना पावर? 2। बी पे क्या पावर है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 3। 8 नंबर समझ में आ गया होगा। 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, The migration of colloidal particles. The migration of colloidal particles under the influence of electric field. एक colloidal particle होता है, वो क्या करता है? माइग्रेट करता है, यानी एक जगह से दूसरे तरफ भागने लगता है, इधर-उधर करने लगता है। किसके इफेक्ट में? किसके इन्फ्लुएंस में आकर? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इस रेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? तो याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल का माइग्रेट करना यानी इधर-उधर जाने लगना, किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। और एक वह नेचुरल सब्सटेंस जिसके थ्रू, जिससे एक्सट्रैक्शन करवाने पर, मेटल को निकालने पर वो क्या हो जाए? प्रॉफिटेबल हो जाए, प्रॉफिट देने लगे। वह सब्सटेंस जिससे मेटल को निकालने पर क्या हो, हमें प्रॉफिट हो, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके होंगे कि जब जमीन से निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। जमीन से निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स, ठीक है? अगर ये मिनरल प्रॉफिट देने लगे, अगर यही मिनरल हमको प्रॉफिट देने लगे तो इसी मिनरल का नाम क्या हो जाता है? ओर, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ कि प्रॉफिट देगा तो क्या बोलेंगे? ओर। प्रॉफिटेबल होगा तो क्या बोलेंगे? ओर, ठीक है? चलो अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन, द मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। कह रहा है साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल निकलता है? मिलता है हमें साइनाइड प्रोसेस से, ठीक है? तो साइनाइड प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं सिल्वर को। साइनाइड प्रोसेस से किसको निकाला जाता है? सिल्वर को। याद कर लेना है एकदम इसको। साइनाइड प्रोसेस से क्या निकाला जाता है? सिल्वर। साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। ऑप्शन में गोल्ड नहीं है, कौन है? सिल्वर है, तो क्या मानेंगे? सिल्वर। साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? तो सुनिए, सीधा याद रखना है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बनाता है। H बॉन्ड बनाता है, के अलावा कोई नहीं बनाता है, मात्र तीनों को बनाता है H बॉन्ड। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन है, बनाएगा। ऑक्सीजन है, बनाएगा। फ्लोरीन है, बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा? HCl नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा? HCl। बताइए 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? HCl, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नॉट फॉर्म, कौन नहीं बनाएगा? HCl। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर है, द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8। S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? S8। ऐसा इसमें क्या होगा? सल्फर सल्फर एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या एक सल्फर और दूसरे सल्फर में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा? देखा सर, सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा? सेम ही आएगा।
और सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आएगा तो कोई चार्ज आएगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? चार्ज ही तो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज। चार्ज कितना है ऊपरा पे? देखिए सब सल्फर सल्फर जुड़ल है, तो बताइए ना, कहियो इस पे चार्ज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सेम। अगर कोई हाइड्रोजन है, कोई क्लोरीन है, तब ना कहिएगा कि ए पे आएगा डेल्टा प्लस, ए पे आएगा डेल्टा माइनस, तो निकालिएगा तो में आएगा -1, में आएगा +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। लेकिन अगर हम कहेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बताइए तो नहीं में प्लस आएगा, नहीं में माइनस आएगा, चाहे में प्लस आएगा, तो इनमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? 0। इसका भी क्या होगा? 0। सब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0 0 0। तो सल्फर एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी। 13 का डी। अगला 14 में कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, कह रहा है कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो सुनिए, क्या है? HCl है, HF है, HBr और HI है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी के साथ है HF है, इसके साथ HCl है, इसके साथ HBr है और इसके साथ HI है। जानते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा? छोटा। क्लोरीन और हाइड्रोजन का थोड़ा सा बड़ा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन का थोड़ा-सा और बड़ा, और हाइड्रोजन और आयोडीन का थोड़ा-सा और बड़ा। हम आपसे अगर एक बात पूछें, एक बात बताइए कि एसिड किसको कहते हैं? एसिड किसको कहते हैं? जो जितना जल्दी H+ आयन रिलीज कर दे, H+ क्या कर दे? रिलीज कर दे, उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो लेट से करेगा वो वीक एसिड, जो जल्दी करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक बात बताइए, ए में से कहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा? HF से कि HCl से कि HBr से और HI से? बोलिए बोलिए, कहाँ से निकलेगा? आप कहिएगा सर देखिए ना, इसका साइज क्या है? बड़ा है। साइज बड़ा है तो इसके यहाँ का बॉन्ड टूटना क्या है? आसान है। जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, H+ बाहर आ जाएगा। H+ बाहर आएगा मतलब इस जल्दी से H+ ही देगा, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? HI। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? HI। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ ड्राइवर्स ने, कहा कि वह कौन से गैस का मिक्सचर है, कौन से गैस का मिक्सचर है जो यूज किया जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए। किसके द्वारा? डाइवर्स के द्वारा। डाइवर्स मतलब पानी में जो गोताखोर जाता है अंदर, सिलेंडर में कुछ गैस लेकर के जाता है। कौन कौन सा गैस होता है? तो कौन कौन सा गैस होता है? बताइए। देखिए, ऑक्सीजन होगा ही, नाइट्रोजन होगा ही। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होगा ही, उसके साथ क्या लिया जाया जाता है? हीलियम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या रहता है? हीलियम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या रहता है? हीलियम। ठीक है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको अभी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि हीलियम कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। सब लिखेगा, इसी से पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट यहाँ तक आया है, 15 क्वेश्चन तक कितना आया है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसका आंसर जरूर लिखना है सबको। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 16 नंबर कह रहा है द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विद इन, किसका पोजीशन पूछा गया आपसे? ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन ब्लॉक में? डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है? ए ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक, रिप्रेजेंटेटिव एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। ठीक है, 16 का आंसर समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन कौन होता है? डी ब्लॉक। ट्रांजिशन कौन होता है? डी ब्लॉक। ठीक है, अगला 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन होता है? थ्री सीरीज। थ्री सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? 21 से लेके 30 तक। बोलिए कौन कौन होता है, बताइए। बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
देख लीजिए, याद रहना चाहिए, सबको याद होता है। क्रोमियम है, आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम कौन ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। कौन ग्रुप? दूसरा ग्रुप। एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। सर आप पूछे तो बोलोगे नॉट अ मेंबर, कौन मेंबर नहीं है किसका? फर्स्ट ट्रांजिशन का। मैग्नीशियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, मैग्नीशियम नहीं है। अगला, पर lengthenite contraction is responsible for which of the following? lengthenite contraction किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो lengthenite क्या होता है? जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। उसी तरीके से नीचे कौन होता है? नीचे होता है यत्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है यहाँ पे लैंथेनम, हाफनियम, पेंटेलम। ठीक है, लैंथेनम, हाफनियम और पेंटेलम। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग 3D सीरीज से 4D सीरीज और 4D से 5D सीरीज में जाते हैं, 3D से 4D में नीचे जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअल में साइज बढ़ता भी है। और तब 4D से 5D में जाते हैं तो भी साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण क्या होता है कि लेंथेनम होता है 757 और जस्ट एकरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? 72 से। ठीक है, 57 और ये क्या हो गया? 72। तो बीच वाला कहाँ गया? तो बीच वाला कहाँ पे जाता है? 4F में चला जाता है। 4F में जाने के कारण जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर। जिरकोनियम, हाफनियम। यत्रियम, यत्रियम वाई आर नहीं होगा, वाई होगा। हाँ, यत्रियम और लैंथेनम का जो साइज है तो किसका बड़ा होगा? लैंथेनम बड़ा होगा, यत्रियम छोटा होगा। लेकिन जिरकोनियम, हाफनियम में क्या होगा? दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। दोनों का साइज क्या हो जाता है? बराबर। देखिए क्या कह रहा है, जिरकोनम और यत्रियम आर सिमिलर। जिरकोनम और यत्रियम नहीं, पहले का ऑप्शन गलत हो गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिरकोनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट का बातें नहीं कर रहा है, साइज का बात हो रहा है। रेडियस, रेडी मतलब क्या होगा? रेडियस। रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर। देखिए जिरकोनियम और हाफनियम ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बातें नहीं हो रहा है, ठीक है, साइज का बात होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद कर लीजिएगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंस? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है, 20 ने 19 कह रहा है आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायमैग्नेटिक। इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक कहने का मतलब बताइए। डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो? अट्रैक्ट ना हो, रिपेल हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो? रिपेल हो। ठीक है, रिपेल हो। और ऐसा कब होगा? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चेक कर लीजिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि Zn2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। Zn2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कैसे? जिंक, जिंक में हो गया आर्गन, आर्गन, आर्गन में हो गया 4s2, 4s2 और 3d10, 4s2 और 3d10, 18, 18 2 20 और 10 30। जिंक का कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, तो दो को निकालना है, दो को निकाल दीजिए, ये दोनों गायब हो जाएगा। डी में कितना बचा? 10। डी में 10 जब आप रखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सब में इसी तरह निकालिएगा तो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, जिंक Zn2 प्लस हो गया, स्कैंडियम 3 प्लस हो गया, ये सब सीधा याद रखना होता है। ज़्यादा टाइम बचाने के लिए सीधा निकालना सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन टाइम बचाने के लिए याद रखना है। Zn2 प्लस हो गया, उसके बाद कॉपर प्लस हो गया, उसके बाद आपका कॉपर प्लस हो गया, उसके बाद आपका स्कैंडियम 3 प्लस हो गया। ये तीनों कहीं पे भी दिखाई दे समझिए वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मतलब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप निकाल सकते हैं इसका, नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 20 नंबर, 20 नंबर कर रहा है द शेप ऑफ ये इज स्क्वायर प्लेनर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, एकदम आसान। पर शेप क्या दिया है? स्क्वायर प्लेनर है। आपसे क्या पूछा? हाइब्रिडाइजेशन पूछा। तो स्क्वायर प्लेनर किसका शेप होता है भाई? स्क्वायर प्लेनर किसका शेप होता है बताइए? स्क्वायर प्लेनर किसका शेप होता है? तो सुनिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पे क्या है? 4, 4 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन तो ये हो सकता है।
या तो sp3 होगा, या तो dsp2 होगा, या तो sp3 होगा, या तो dsp2 होगा। ठीक है, तो याद कीजिए, sp3 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 होता है तो शेप क्या होता है? sp3 होता है तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और dsp2 होता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो आपसे कहा है कि स्क्वायर प्लेनर शेप है, आप हाइब्रिडेशन बताइए। क्या बोलिएगा? dsp2। इसका क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में क्या पूछा गया? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम। किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया? प्लैटिनम का, किसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बना। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम जिसका पूछा गया है उसको क्या मानेंगे? एक्स मानते हैं। ई क्या है? C2H4। C2H4 क्या है? इथाइन है, इथीन है ना, इथीन। इथीन क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है तो चार्ज कितना होगा? जीरो। ये पूरा का हो गया जीरो। एक गो क्लोरीन -1 तो 3 गो क्लोरीन -3। टोटल पे कितना चार्ज है? देखिए, -1। एक्स बराबर हो गया -1 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया? +2। कितना आ गया? +2। बताइए, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। ठीक है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका? +2, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कर रहा था, आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल इज। सेकेंडरी ब्यूटाइल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन आपसे कहियो नहीं बनेगा जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बता पाइएगा, बनाइएगा, तब तक इसका आईयूपीएसी नेम कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? ब्यूटाइल बोला है। ब्यूटाइल मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन लगाने का मेरे पास मेथड क्या है? 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लगा दीजिए? क्लोरीन लगा दीजिए। ब्यूटाइल हो गया, क्लोराइड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये होता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे नॉर्मल बोला है? नहीं, क्या बोला है? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब क्या डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है। तो कुछ नहीं करिए, चारों को लाइन से ना लगा के 3 को लाइन से लगाइए। यहाँ से क्लोरीन निकाल दीजिए और यहाँ से कार्बन निकाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगा कि जिस कार्बन से क्लोरीन निकला हुआ है, जिस कार्बन से क्लोरीन निकला हुआ है, वो क्या क्या तरफ है? 2 तरफ। एक इधर है, एक इधर है। तो 2 तरफ है मतलब क्या डिग्री है? 2 डिग्री है। और 2 डिग्री है का मतलब क्या समझे? बोलिए क्या समझे? सेकेंडरी है। ये क्या है? सेकेंडरी। टोटल क्या वो कार्बन है? 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्लोरीन लगा रहता है क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 2 पे क्या लगाना है? क्लोरो। 3 पे क्लोरो कैंसिल, 1 पे क्लोरो कैंसिल, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो। ठीक है, नंबरिंग कर लिया जाए, 2 पे क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूटेन। मिथाइल कहीं निकला हुआ है क्या? कोई मिथाइल नहीं है। कोई मिथाइल नहीं थी, कैंसिल हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपसे आईयूपीएसी नेम नहीं बनेगा। अगला क्या नंबर होगा? 23 नंबर ना, 23। पढ़िए 23 नंबर, पढ़िए पढ़िए, इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा? पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड का यूज किया जाता है, बिल्कुल। लुकास रिएजेंट का यूज किया जाता है, बिल्कुल। विक्टर मेयर टेस्ट का यूज किया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तीनों मेथड का यूज होता है, ऑक्सीडेशन मेथड भी, लुकास रिएजेंट भी और विक्टर मेयर भी। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड, लुकास रिएजेंट, अब इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बस सीधे समझाते चलते हैं। अभी तो फॉलोइंग एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक रूप में किसका यूज किया जाता है? एनेस्थेटिक के रूप में किसका यूज किया जाता है? एनेस्थेटिक मतलब क्या करने के लिए? बेहोश करने के लिए। बेहोश करने के लिए किसका यूज किया जाता था? ठीक है, नहीं तो नहीं किया जाता, किया जाता था किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का। हाइड्रोफॉर्म भाप पे लगाते हैं, मीथेन उथेन कुछ होता नहीं है तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है एनेस्थेटिक। ऑप्शन है अगला। 25 नंबर का आ रहा है। हाँ, 25 नंबर सीखने वाला क्वेश्चन है तो इसको सीखते हैं आराम से। पर इथाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को हीट किया जाएगा। कैल्शियम एसीटेट बनाने आता है आपको? एसीटेट, एसीटेट मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन, ACE, 2 कार्बन, 1 2। एसीटेट लगाना है मतलब C डबल O होगा। ठीक है,
फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, एक होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 3 और H। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसी में से हाइड्रोजन हटा देंगे। हाइड्रोजन क्या कर देंगे? हटा देंगे। हाइड्रोजन हटा करके, ठीक है, हटा देंगे तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। अब इसको एसिटिक एसिड नहीं बोलेंगे, अब इसको एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट। एसीटेट बोलते हैं। अभी माइनस है, कोई प्लस वाला आके अगर इसे जुड़ जाए, प्लस वाला जुड़ जाए, जैसे कैल्शियम आके जुड़ गया, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो एकरा पीछे क्या लग जाएगा? 2। इसको बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। क्या बोला जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को अगर क्या किया जाए? हीट किया जाए। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए अच्छा से, सुनिए। होगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O। फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O। दो को पहला लिखे क्योंकि यहाँ पे 2 है। और ई जुड़ जाएगा किससे? कैल्शियम से। फिर इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो होता क्या है? होता ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है CaCO3, देख लीजिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा Ca, एक को कार्बन, 3 को ऑक्सीजन। CaCO3 अलग हो जाएगा। ये बाकी बच गया है इस ग्रीन कलर के लाइन के बाहर जितना है सबको साथ में लिखे। ठीक है, इसको जैसे लिखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। और अब इस पे लिखिए इसको CH3। बोलिए ये बनता है। ठीक है, बोलिए तो इसका नाम क्या होगा? क्या ये इथाइल एसीटेट है? नहीं है। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? नहीं है। क्या ये एसीटल्डिहाइड है? नहीं है। ये क्या है? एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसीटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि विच वन इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्कोहल में क्या होता है? OH। CHO का होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड NH2 अमाइन। NH2 अमाइन। ये सी डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अगर दोनों तरफ क्या है? अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो इसको क्या बोला जाएगा? कीटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27। 27 में अगर आप द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन अल्डिहाइड एंड कीटोन, करा कि किसका यूज किया जा सकता है? क्या किसको अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में? सुनिए, अल्डिहाइड और कीटोन के अलग करने के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? सबसे अच्छा रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट या फिर ओकर साथी। ओकर साथी कौन होता है? ओकर साथी होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग फेलिंग सॉल्यूशन। या फिर कौन होता है? वेंडिक सॉल्यूशन। वेंडिक बेंडिक सॉल्यूशन। तो तीनों याद रखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट हो, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन हो, चाहे बेंडिक सॉल्यूशन हो, अल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए आपका कौन आ जाएगा? फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। 27 का ए। ठीक है, 27 का कितना हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर करा विच द फॉलोइंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन। करा कि कौन फंक्शनल ग्रुप है किसका? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब क्या डिग्री? 1 डिग्री। प्राइमरी अमाइन कैसे पहचानते हैं? सर, नाइट्रोजन के क्या तरफ कार्बन होना चाहिए? एक तरफ। और दो को क्या होना चाहिए इसके पास? हाइड्रोजन। चेक कीजिए, दो तरफ निकला हुआ है, एक हाइड्रोजन है। एक एक तरफ निकला हुआ है, दो हाइड्रोजन है, हो जाएगा। इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें अमोनिया है। प्राइमरी अमाइन का क्या होगा? NH2। चलिए, 1 डिग्री अमाइन का क्या होगा? NH2। 2 डिग्री अमाइन का क्या होगा? NH। 3 डिग्री अमाइन का क्या होगा? NN। तीन तरफ निकाल देंगे, कोई H नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अगला 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ऑप्शन काटिए। क्या ये लुकास रिएजेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लुकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस जेडेंस Cl2। एनहाइड्रस एनहाइड्रस जेडेंस Cl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? Ag
NH3 2 प्लस। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। दो बच गया, एक बच गया फेटॉन्स रिएजेंट, एक हो गया बियर्स रिएजेंट। सुनिए, बियर्स रिएजेंट क्या होता है? तो बियर्स रिएजेंट होता है कोल्ड कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन डाइल्यूट अल्कलाइन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में है डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? बेयर्स रिएजेंट। क्या कहा जाता है? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, याद कर लेना इसको, बेयर्स रिएजेंट। एक बच गया कौन? फेटॉन्स रिएजेंट। तो फेटॉन्स रिएजेंट क्या होता है? तो इसको भी कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में एक साइड में लिखिए, जो नहीं पता है कॉपी में लिखे चलिए। एक है कौन सा? और सॉल्यूशन, फेटॉन्स रिएजेंट के बारे में लिखा रहे हैं, और सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर फॉर्मूला क्या होता है? H2O2 विथ विथ फेरस फेरस आयन फेरस आयन फेरस आयन फेरस आयन क्या होता है? देखिए, आयरन दो तरीके का, एगो Fe2 प्लस, एगो Fe3 प्लस। Fe3 प्लस है तो इसको क्या बोलते हैं? फेर्रिक। 2 प्लस है तो इसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, यहाँ पे वो कौन होगा? Fe2 प्लस। याद रखना है, हाइड्रोजन पर आयरन के साथ रहेगा तो फेटॉन्स फेटॉन्स, लेकिन Fe आयरन। एक है पेयर्स रिएजेंट कोल्ड अल्कलाइन, लुकास रिएजेंट सबको पता होता है, और टॉलेंस रिएजेंट सबको पता होता है। ठीक है, अगला 30 नंबर। 30 नंबर एक आसान सा क्वेश्चन है। और अभी जो फॉलोइंग जो पेन वेन फेनॉल इज हीटेड विद जिंक, तो हम लोग फेनॉल यानी बेंजीन पर OH, फेनॉल को जिंक के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन। कौन बनेगा? बेंजीन। फेनॉल को जिंक के साथ हीट करेंगे, क्या बनेगा? बेंजीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या कहा? 31 नंबर है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड क्या होता है? तो ये ऑप्शन देखिए, CHO क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। CO, C डबल बॉन्ड O, इधर इधर, ये क्या है आपका? कीटोन। OH क्या है आपका? अल्कोहल। और ये क्या है आपका? कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड। आपका आंसर मिल गया, कौन होगा? नेक्स्ट 32। ये क्वेश्चन पढ़िए आराम से आराम से। और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन विद एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस इफर्सेंस। ठीक है, मतलब ऊपर से क्या करता है? गैस की तरह बुलबुला निकल रहा है। ठीक है, एक बात बताइए, हम आपको पढ़ाया था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है? देता है कार्बोजिलिक एसिड। कौन देता है? कार्बोजिलिक एसिड। ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तो कौन सा गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण यहाँ पे बुदबुदाहट वहां पे मिलेगा। ठीक है, इसको हिंदी में देखिए, कार्बनिक यौगिक अपक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन के कराने पर फदफदाहट होती है। फदफदाहट मतलब वहां से बुलबुला निकलती है, तो वो कौन सा यौगिक है? क्या वो अल्केन होगा? नहीं। क्या वो अल्कीन होगा? नहीं। क्या वो अल्कोहल होगा? नहीं। क्या वो एसिटिक अम्ल होगा? एसिड होगा? हाँ, कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, अल्केन है? नहीं है। अल्कीन है? नहीं है। अल्कोहल है? नहीं है। कौन होगा? एसिटिक एसिड। CH3COOH, यही देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगला, फिर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया। और एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच द फॉलोइंग। ईस्टर क्या होता? ईस्टर क्या होता? देखिए, एक करके ऑप्शन काटते हैं। यहाँ पे क्या है? R, C डबल बॉन्ड O, और इधर R। ये किसका हो गया? कीटोन का। इसको देखिए, R, C डबल बॉन्ड O और OH रहता था, C डबल बॉन्ड O के साथ OH रहता था, कार्बोजिलिक एसिड। इसको देखिए, R, C डबल बॉन्ड O और H, इसको क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। ये देखिए, ये क्या है? R, C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एस्टर। आंसर मिल गया होगा, एस्टर कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। अगला 34 नंबर है,
रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन गिव्स, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, RnO2। RnO2, RnO2 का रिडक्शन अगर हम लोग करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले लीजिए, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में अगर इसका रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, RnH2 बनता है। क्या बनता है, RnH2। NO2 का रिडक्शन किसमें होता है, NH2 में, याद होगा। Pn का रिडक्शन CH2NH2, CH2NH2, Nc का रिडक्शन NHCH3, ठीक है। इसी तरीके से NO2 का रिडक्शन किसमें होता था, NH2 में। NO2 किसमें चेंज होता है, NH2 में। NH2 यानी कौन अमाइन, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन ना, प्राइमरी अमाइन। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 कह रहा है द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म अभी आप कमेंट में लिखिए। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म अभी आप कमेंट में लिखिए। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म अभी आप कमेंट में लिखिए। डीएनए डिऑक्सी डिऑक्सी न्यूक्लिक डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या कोई चीज मिलता है, 3 को चीज मिलता है। कौन कौन, बोलिए। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में कौन मिलेगा, डिऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट आयन और बेस। बेस कौन कौन, बेस मिलता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए क्या करवाते हैं, तो पेंटोस शुगर कौन मिलता है, राइबोज, पेंट और फॉस्फेट आयन और कौन मिलेगा, बेस कौन होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। पर कॉमन बेस, ऐसा बेस जो दुन्नू में होता है, तो दुन्नू में कौन होगा, एडेनिन देखिए दुन्नू में है, ठीक है। गुआनिन देखिए दुन्नू में है। साइटोसिन दुन्नू में है, दुन्नू में है। इसमें थाइमीन होता है, इसमें यूरासिल होता है, तो तीनों सेम। देखिए ए एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल नहीं है, थाइमीन नहीं है, थाइमीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, या फिर 35 हो गया, 35, ठीक है। तो 36 में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होगा आप बनाइए, आप बस पढ़िए, ठीक है। बस 35 का 35 ऐसे ही रटा हुआ होना चाहिए, ऐसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कि दोबारा ये क्वेश्चन अगर गलती से भी आ जाए तो बन जाना चाहिए। बाद में ये नहीं कि सर इसका याद नहीं आ रहा, याद पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 6 बार देखना है देखिए, स्पीड करके देखिए, बढ़ा के देखिए, जैसे देखना है देखिए। लेकिन क्वेश्चन दोबारा फिर कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, 35 में से कोई भी। रट जाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन करवाया जाएगा आगे, ठीक है। थैंक यू।